हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर। ये हमारा सेट 8 है और ये पेपर हुआ था 4 जुलाई को। मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन है अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस बोल सकता हो उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए, जब भी हमारा 2 वर्ड आ जाए तो 2 के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो होता है बाई। ठीक है, तो बाई देखिए कहाँ पे है, ये रहा हमारा बाईलिंगुअल, यानी कि लिंगुअल का मतलब जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड करता हो। तो बाईलिंगुअल यानी कि 2 लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट क्या होता है कि जो पर्सन लैंग्वेजेस की नॉलेज रखता हो या फिर लैंग्वेजेस पे काम करता हो उसे हम लिंग्विस्ट बोल सकते हैं। और मल्टीलिंगुअल, मल्टी का मतलब यानी कि 2 से ज़्यादा, तो उसे हम मल्टीलिंगुअल कहेंगे। यानी कि जो पर्सन मल्टीलिंगुअल हो, ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता हो या जानकारी रखता हो उसे हम मल्टीलिंगुअल कहेंगे। और जो मोनो प्रीफिक्स होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि वन ओनली, यानी कि जो सिर्फ पर्सन एक ही भाषा बोल सकता हो उसे हम कहेंगे मोनोलिंगुअल। आप ये प्रीफिक्स याद रखिएगा। मोनो का मतलब सिंगल, मल्टी मैनी, लिंग्विस्ट बताई दिया, और बाई का मतलब 2। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है पैराजंबल का। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12 गोपाल रोज एट 5:30 AM, यानी कि 12 अप्रैल को जो गोपाल था वो इतने बजे उठा। ठीक है, ये हमें बता दिया गया, यानी कि जो हमारा नाउन है वो हमें मिल चुका है। ठीक है, देन ही ड्रोव टू द जोगर्स पार्क। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो जोगर्स पार्क गया जो कि 4 किलोमीटर था उसके घर से वगैरह। ठीक है, यानी कि हमारा इसके बाद ए के बाद हमारा बी आ सकता है, ये चांसेस हैं, पर आगे पढ़ते हैं। देन देयर ही मेट हिज ग्रुप ऑफ वॉकिंग एंथुसिस्ट, यानी कि वहाँ पे जो जब गया तो जो उसे ग्रुप मिला जो कि वॉकिंग के लिए काफ़ी एंथुसिस्ट था। तो यानी कि देखिए, पहले वो जोगर्स पार्क गया फिर उसे वो ग्रुप मिला, तो यानी कि जो बी और सी होगा वो हमेशा ही पेयर में आएंगे। तो बी और सी अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ आ रहा है। सी बी नहीं, बी सी आएंगे साथ में, तो बी सी यहाँ पे हमारा, फिर डी सी ए नहीं, ए सी बी नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन ही बचा वो बना ए डी बी सी। यही हमारा सही आंसर है। आप ये पेयर ढूंढ लीजिए, क्योंकि वह पहले जोगर पार्क जाएगा, इसके बाद जोगर पार्क जाने के बाद ही उसे वो जो ग्रुप था वो मिला, तो यानी कि बी सी हमारा पेयर में आएगा। आगे पढ़ लेते हैं डी सेंटेंस। ही पुट इन हिज ऑन ट्रैक सूट एंड वॉकिंग शूज़, यानी कि उसने घर के जाने से पहले उसने अपना ट्रैक सूट और वॉकिंग शूज़ डाला। इसके बाद वो जोगर पार्क गया और वहाँ पे उसे जो वो ग्रुप मिला, तो सही आंसर होगा हमारा ए डी बी सी। आगे हमारा फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो गाइड द कोर्स ऑफ अ शिप एक्सेप्शनली बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मैप्स, यानी कि जो हमारी शिप होती है उसे हमें गाइड करना, किससे गाइड करें हम उसे, इंस्ट्रूमेंट्स या मैप से। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स किससे हो सकते हैं, जब आपके पास कोई कंपास वगैरह उससे आपको गाइड करें, यानी कि आपको शिप को किस डायरेक्शन में लेके जाना है उसे गाइड करना, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं नेविगेट करना। जैसे बोलते हैं ना कि हम गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें भी देखिए अब वर्ड आएगा नेविगेशन। तो नेविगेट उसी को बोलते हैं कि आपको डायरेक्शन दिखाना। एंकर क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना हिंदी में लंगर, ठीक है, उसे हम एंकर बोल सकते हैं। लंगर मतलब यानी कि जो शिप होती है ना उसके जो जंजीर लगी होती है नीचे की, उसे रोकने के लिए काफ़ी बड़ी, उसे हम लंगर बोल देते हैं। सेल को, जो शिप चल रही है उसे सेल, ट्रैवल आपको पता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेविगेट। आगे हमारा ईडियम फीदर योर ओन नेस्ट। इसका मतलब क्या होगा, आपका जैसे घोंसला है उस पर आप अपने ही पंख लगाए जा रहे हो, यानी कि आप अपने ही घोंसले पर पंख लगाए जा रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो आप, अपना मतलब काम करवा रहे हो अनफेयरली, मेक मनी अनफेयरली, यानी कि आप गलत तरीके से पैसे कमाना, उसे बोलते हैं फीदर योर ओन नेस्ट। आगे हमारा है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। तो द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड दैट ऑल द कोचिंग सेंटर्स विदाउट फायर सेफ्टी अरेंजमेंट्स हाउसिंग अबव द 4th फ्लोर बी शट डाउन इमीडिएटली। तो गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किया है, जो कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि फायर सेफ्टी अरेंजमेंट के बिना चल रहे हैं, जो मतलब 4th फ्लोर से ऊपर, उसे शट डाउन करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, ये सेंटेंस मतलब कर रहा है रिलेट, जो सूरत में कोचिंग सेंटर में फायर इंसिडेंट हुआ था उस पर ये सेंटेंस रिलेट कर रहा है। उसमें भी यही आग लग गई थी और बच्चों ने अपनी आग जान कूद कर दे दी थी। तो हमारे इसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो है हाउसिंग अबव द 4th फ्लोर में, क्योंकि जो वर्ड हाउसिंग यूज़ किया गया है इसकी जगह हमें यूज़ करना था हाउस्ड अबव द 4th फ्लोर। जहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो आएगी वर्ब की 3rd फॉर्म, तो हाउस्ड अबव द 4th फ्लोर इज़ द राइट आंसर।
सेकंड इज द राइट आंसर। आगे हमारा क्लोज टेस्ट, चलिए पढ़ते हैं। इन वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल लोकेशंस इन द कैपिटल हंड्रेड्स ऑफ डैश वॉक अक्रॉस एन, यानी कि जो हाई प्रोफाइल लोकेलिटीज़ हैं कैपिटल में, जो हंड्रेड्स ऑफ डैश हैं, हमें नहीं पता कौन है हंड्रेड्स ऑफ डैश वॉक अक्रॉस एन, क्या अनमैन्ड रेलवे ट्रैक, अनमैन्ड यानी कि जिसपे फाटक वगैरह नहीं लगे होते हैं, उस पर क्या वॉक करते हैं हज़ारों से डैश, एंड डैश डे टू गेट स्कूल, किसके लिए, स्कूल जाने के लिए, यानी कि बच्चे ही ट्रैवल करते होंगे, इट मीन्स क्लियर हो रहा है। जानती लक्ष्मण, अब एक बच्चे की बात की गई, लक्ष्मण डैश इज वे डाउन द रॉकी स्टेप, यानी कि जो अपना वो स्टेप से जा रहा था तब उससे पूछा गया डैश लेड टू द रेलवे ट्रैक, जो कि रेलवे ट्रैक को मतलब रास्ता दिखाता है बिहाइंड हिज सेटलमेंट, जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे रास्ता निकलता है रेलवे ट्रैक का। ही डैश इन द अफर्मेटिव, उसने एक अफर्मेटिव में कहा, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव रिप्लाई, व्हेन आस्क्ड इफ द ट्रैक स्केयर्स हिम, उससे पूछा गया कि जो आपका ट्रैक है यानी कि जो रेलवे ट्रैक है अनमैन्ड, आपको डराता है, तो वो बोलता है आई हैव फॉलन डाउन दी स्टेप्स सो मैनी टाइम्स, मैं यहाँ पे बहुत बार गिर चुका हूँ ड्यूरिंग द मानसून, यानी कि जब मानसून सीजन आ जाता है, बट देयर इज़ नो अदर वे टू वॉक टू स्कूल, पर जो क्या है स्कूल जाने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए उनकी ये मजबूरी है कि उन्हें वो ट्रैक से ही गुजरना पड़ता है, ही सेज। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो हमारा जो तो फर्स्ट सेंटेंस में क्लियर हो गया था, क्योंकि जहाँ पे बात की जा रही है स्कूल के बच्चों के जाने की, यानी कि यहाँ पे वो डेली क्या जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल कौन जाता है, डेली, तो हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं वही स्कूल जाते हैं डेली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, चिल्ड्रन। आगे लक्ष्मण डैश, यानी कि सॉरी वॉक अक्रॉस अनमैन्ड रेलवे ट्रैक डैश टू डे टू गेट स्कूल, अब स्कूल रोज आते होंगे तो रोज के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एवरी डे टू गेट टू स्कूल। ठीक है, अभी लक्ष्मण क्या कहता है, लक्ष्मण अब क्या उससे जो ट्रैक से वो रोज स्कूल जाता है, यानी कि जी हमारा जो सेंटेंस चल रहा है जी हमारा चल रहा है प्रेजेंट टेंस में, तो इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट टेंस हमारा कौन सा ऑप्शन में, हैड मेड नहीं आएगा, वॉज मेकिंग भी नहीं आएगा। अब मेक्स और मेक में कौन आएगा, लक्ष्मण है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मेक्स, क्योंकि जो हमारी मेक है वो है प्लूरल वर्ब, इसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी सिंगुलर वर्ब, तो मेक्स इज द राइट आंसर। आगे वे डाउन द रॉकी स्टेप डैश लेड टू द, यानी कि क्या चीज़ लेड करती है, डैश लेड टू द रेलवे ट्रैक बिहाइंड द सेटलमेंट, यानी कि हम किसी बात की बात कर रहे हैं इसमें, तो यानी कि किसी थिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारा जो सही ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा फिट विच लेड टू द रेलवे ट्रैक, तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। आगे ही डैश इन द अफर्मेटिव, यानी कि उसने क्या किया, अफर्मेटिव में जवाब दिया। तो देखिए शेक्स होता है कि आपको हिलना, काफ़ी जो हिलते जुलते हैं ना उसे बोलते हैं हम शेक करना, सैल्यूट आपको पता ही है। नोट्स होता है जिसे हम सिर हिलाते हैं ना, यानी कि अगर हमें मतलब पॉजिटिव रिप्लाई देते तो हम ऐसे सिर हिलाते हैं, उसे बोलते हैं नोट्स। तो यानी कि उसने क्या किया, अपना जो पॉजिटिव में रिप्लाई किया, यानी कि अपना सिर हिला के जवाब दिया कि हाँ भी मुझे इस ट्रैक से जाने में डर लगता है। ठीक है, तो नोट्स हमारा सही आंसर हो जाएगा, थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। और विंग्स होता है कि पलके झपकाना, उसे हम विंग्स बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा नोट्स, यानी कि उसने सिर हिला दिया पॉजिटिव में कि उसे डर लगता है रेलवे ट्रैक से जाने से। ठीक है, तो हमारा ये खत्म हो गया। आगे हमारा है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड का क्वेश्चन। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है नीदर का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ये भी नहीं और वो भी नहीं, सही है। निबल भी बिल्कुल सही लिखा गया है। नाइटिंगेल होती है हमारी बुलबुल, जो हम बुलबुल बोलते हैं ना उसे। 19th हमारा गलत लिखा हुआ है, 19th के सही स्पेलिंग होते हैं NINTEN और TH। और निबल का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ है आप खा रहे हैं उसकी छोटी छोटी बाइट्स लेना, उसे हम बोलते हैं निबल, स्मॉल बाइट्स। आगे हमें सिनोनिम बताना है अवेंज का। अवेंज का मतलब होता है जैसे आपको पता होगा, जैसे हम बोलते हैं रिवेंज, यानी कि रिवेंज होता है बदला लेना, बट अवेंज का मतलब होता है कि आपको उसी जो आपने हार्म पहुंचाया था उसी को आप हार्म पहुंचाएं, तो यानी कि आपने किसी को हार्म पहुंचाना। तो चीयर होता है कि खुश होना, इनकरेज भी इसी से, यानी कि किसी को एनकरेज करना, कंफर्ट भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पुनिश, यानी कि हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड सही बैठ रहा है हमारा पुनिश। आगे हेस्टी का हमें एंटोनियम बताना है। एंटोनियम हेस्टी का मतलब क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं काफ़ी लापरवाही से कर रहे हैं, यानी कि आप क्विक वे में काम कर रहे हैं बट वो लापरवाही से कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं हेस्टी मैनर में काम करना। तो सडन यानी कि जल्दी काम करना वही। कॉशियस होता है कि आप किसी काम को ध्यान से लगाएं, यानी कि आप बिल्कुल काम को ध्यान से करें, यहाँ पे ध आधा आएगा, ठीक है, ध्यान से करें। तो रेकलेस भी होता है कि आप लापरवाही से काम करें, लापरवाही, ठीक है।
और अर्जेंट भी होता है कि आप काफ़ी आपको ज़रूरी काम है, इसलिए आप उसे अर्जेंसी में काम कर रहे हैं। तो हमें इसका हिस्ट्री का एंटोनिम बताना है, तो इसका सही एंटोनिम हो जाएगा कि कोई काम आपको ध्यान से करें। तो इसका जो हमें दे रखा है ऑप्शन में दे रखा है कॉशियस, तो सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर। आगे हमारा है ग्रामेटिकल मिस्टेक में, द ब्लू लोटस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच ग्रोस इन हर गार्डन। यानी जो ब्लू लोटस है वो सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। देखिए यहाँ पे आपको पहले पढ़ाया था, जो वन ऑफ द होता है उसमें जो हमारा नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल आता है, तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आगे विच ग्रोज इन हर गार्डन, जो कि उसके गार्डन में उगता है। अब देखिए जो फ्लावर्स हैं वो अपने आप नहीं उगते हैं, बल्कि हम उसे उगाते हैं। तो इसकी जो हमारे जो सेंटेंस दे रखा है ये दे रखा है एक्टिव में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसिव में। तो जान के जहाँ पे जो लिखा हुआ है विच ग्रोज, ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह आना चाहिए था विच इज़ ग्रोन, विच इज़ ग्रोन इन हर गार्डन, यानी कि जो उसके गार्डन में उगाया जाता है। इसका सेंटेंस का सही भाव ये होगा। आगे हमारा फिर से ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ऑन सैटरडे राहुल विजिटेड हिज प्रोफेसर टू हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट। यानी कि सैटरडे को राहुल क्या अपने प्रोफेसर से विजिट किया जिसके साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी। अब यहाँ पे प्रोफेसर आया है, तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन होगी यानी कि विद हुम, यानी कि उसके साथ, जिसके साथ उसकी मतलब मीटिंग थी, अपॉइंटमेंट थी, उसके साथ। टू नहीं आएगा, टू जहाँ पे गलत प्रपोजिशन यूज़ की गई है, सही प्रपोजिशन हमारी होगी विद। तो सही आंसर होगा हमारा फर्स्ट वन, टू हुम नहीं, यहाँ पे आएगा विद, विद ही हैड, विद हुम ही हैड एन अपॉइंटमेंट। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारा है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बतानी है हमें गिवन सेंटेंस की। द स्ट्रेंजर सेड टू मी। आगे देखिए अब हम इस ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन, तो यानी कि हमारा आस्क्ड आएगा, आस्क्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टोल्ड है, इसे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि ये हमारा कट हो गया। आगे यहाँ पे अगर आस्क्ड मी है तो यानी कि यहाँ पे अब आएगा, आगे आएगा इफ़। तो पहले में देखिए आपके इफ़ ही नहीं है, तो आप इसे भी काट सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे कैन का कुड हो जाएगा, तो दोनों में कुड दे रखा है, बट जो हमारा यू है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड पर्सन में, जो सॉरी फर्स्ट पर्सन में। तो इसका कुड का यू का क्या बन जाएगा आई। तो आई हमारा कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है इफ़ आई कुड। ठीक है, तो थर्ड वन इज द राइट आंसर इफ़ आई कुड। आपको जो सब्जेक्ट का है उसका भी ध्यान रखना है, तो सही आंसर हमारा होगा इफ़ आई कुड टेल हिम द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी। आगे हमारा है फिर से हमारा वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। इसमें जो अंडरलाइन पार्ट वो गिवन है वो है विल फॉलोइंग बाय। ठीक है, द सेरेमनी विल फॉलोइंग बाय टी एंड रिफ्रेशमेंट फॉर द गेस्ट। जन की सेरेमनी के बाद क्या होगा, जो गेस्ट हैं उनके लिए टी और रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी ये यूज़ किया है विल फॉलोइंग बाय, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है, तो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। विल फॉलोड बाय नहीं, इसका सही आंसर होगा विल बी फॉलोड बाय। यहाँ के जो हमें टेंस का यूज़ करना है विल बी आएगा, विल बी फॉलोड बाय। सही आंसर हमारा होगा थर्ड ऑप्शन। आगे हमारा फिर से पैरा जंपल, तो चलिए पढ़ते हैं। ही मीट्स मी इन द सेम फ्रैंक फ्रेंडली वे एज ऑलवेज विदाउट मैंशनिंग इट। यानी कि वो मुझे पहले तरह फ्रैंक होता है बिल्कुल, जिससे हम फ्रैंक होकर बात करते हैं ना, जो फ्रैंक फ्रेंड होते हैं, जो जिससे हम अपनी बात बिल्कुल बिना हिचके कह सकते हैं, यानी कि फ्रैंक वे में कह सकते हैं। तो वो था जो ही के बारे में बात की गई है, वो मुझसे पहली तरह ही मिलता था, उस किस चीज़ के बारे में मेंशन किए बिना। अब हमें नहीं पता, जो हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो जो ए है आप ये ऑप्शन काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया गया, फिर इट भी यूज़ किया गया है। ठीक है, ही हैज़ आउट इट टू मी फॉर 12 मंथ्स। फिर से यहाँ पे कि वो उसने मुझे 12 महीने से, ये आउट था, आउट मतलब उससे मेरे कुछ चीज़ ली हुई थी जो उसे मुझे 12 महीने से लौटानी थी। आई कैन रियलाइज वेन एवर आई मीट हिम डैट ही हैज़ फॉरगॉटन। फिर से यहाँ पे ई, हमें अभी ही नहीं पता ही कौन है, तो ये भी नहीं आ सकता, सी भी नहीं आएगा, तो आप सी भी काट सकते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डी बी सी है, क्योंकि बार बार ही यूज़ हो रहा है और ही का हमें बताया ही नहीं गया कि ही कौन है उसका। तो जो हमारा सेंटेंस पढ़ लेते हैं क्या बनेगा, डी हमारा माई फ्रेंड टोड। अब देखिए जहाँ पे है जो ही वाला, जहाँ पे क्लियर होगा कि ही कौन है, तो माई फ्रेंड टोड आउज में $1। तो जो हमारा इट था वो भी क्लियर होगा, वो कौन था, $1 था। यानी कि जो उसका फ्रेंड टोड था उसने कभी उससे $1 उधार लिया होगा। तो ही हैज़ आउट मी इट टू फॉर 12 ईयर्स, यानी कि उसने 12 महीने पहले मतलब वो $1 लिया था। अब क्या, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो वो बिल्कुल भूल जाता है कि उसने मुझे कभी $1 लिया था। तो ही मीट्स मी इन द सेम वे, और मुझे अब भी वैसे ही मिलता है जैसे कि उसे कभी भी उस बारे में बात ही नहीं करता, कि वो भूल चुका है कि उसे $1 देना था।
तो सही आंसर हमारा हो जाएगा DBCA, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। आगे हमारा एप्रोप्रिएट सिनोनिम वर्ड स्क्रैप का। स्क्रैप जैसे आप घर में यूज़ करते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं रद्दी वगैरह, यानी कि जो चीज़ उसे हम स्क्रैप बोलते हैं, यानी कि जो चीज़ हम हमारे लिए यूज़फुल ना हो उसे हम बोलते हैं स्क्रैप, यानी कि अब हमारे लिए ये यूज़फुल नहीं है, जो उसे रद्दी होती है हम उसे बेच देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम बताना है। होर्ड का मतलब होता है आप चीज़ को इकट्ठी कर लें, ठीक है। सेव का मतलब भी यही और स्टोर का मतलब भी सेम ही होता है। तो इसका जो सही सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिजेक्ट, यानी कि आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, स्क्रैप को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं ना, उसी तरह से। तो एक बात आपको और बता दूं, जो हम सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अगर ऑप्शंस में आपको दो वर्ड एक जैसे मतलब बिल्कुल एक ही सिनोनिम में दे रखे हैं तो वो कभी भी आंसर नहीं हो सकते। जैसे कि इस वर्ड में, इस क्वेश्चन में देखिए, जो होर्ड, सेव और स्टोर तीनों का मतलब ही सेम है, तो ये कभी भी आंसर हो ही नहीं सकते। क्योंकि अगर इसका ये आंसर होगा, मान के चलिए तो होर्ड है, अगर होर्ड इसका आंसर होगा तो फिर सेव और स्टोर आंसर क्यों नहीं हो सकते? उसका मतलब भी तो सेम ही है ना। तो आप जो दो वर्ड कभी भी, अगर दो या तीन वर्ड एक जैसे आ जाएं, यानी कि उनका सेम मीनिंग हो कहीं ना कहीं, तो आप उन्हें बिल्कुल काट सकते हैं। ये अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग भी नहीं आता तो आप फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। जो हमारे जो पेपर होते हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर होते हैं, इनमें अगर आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख लिया, आपको क्वेश्चन ना आते हुए भी आप टॉपर बन सकते हैं। तो सबसे बड़ी कला होती है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। जितना आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे उतना आपके लिए क्वेश्चन वो ईजी हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ना होते हुए भी आप कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय स्मार्ट वर्क। क्योंकि अभी बोला जा रहा है कि हार्ड वर्क का ज़माना नहीं है, बल्कि वर्क ज़माना है स्मार्ट वर्क का। तो आप अपने कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर स्मार्ट वर्क करिए, ना कि हार्ड वर्क करना है आपको, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इससे आगे बताना है हमें एंटोनियम एक्सेसिबल का। अब देखिए इस क्वेश्चन भी आप इसी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक्सेसिबल का आपको बताना है एंटोनियम, यानी कि इसका उल्ट बताना है। रीचेबल का मतलब होता है कि आपको जो चीज़ एक्सेसिबल हो, रीचेबल मतलब ये सेम। एक्सेसिबल क्या होगा कि आपके लिए कोई चीज़ है, आप उससे आसानी से पा सकते हैं, यानी कि आपके लिए रीचेबल है वो चीज़, यानी कि यही इसका सिनोनिम हो गया। तो ये तो आंसर नहीं होगा। स्ट्रेस होता है कोई चीज़ आप काफ़ी स्ट्रेस है, ठीक है, वो भी नहीं होगा। अटेनेबल का मतलब भी एक्सेसिबल ही होता है। तो देखिए ये दो वर्ड फिर से सिनोनिम आ गए, आप इसे बिल्कुल काट दीजिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड क्या होती है? कोई चीज़ जिससे आप पहुंच ना सकें उसे आप बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एक्सेसिबल का एंटोनियम क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टेड। आगे हमें ईडियम का मतलब बताना है। बी एन होल्ड ओल्ड हैट, यानी कि आप अगर किसी पर्सन को जानते हैं और वो फिर मतलब वो पर्सन अपनी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से चेंज नहीं हुआ है, यानी कि वो अभी भी आउटडेटेड है, उसने कोई टेक्नोलॉजी आ गई नहीं, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसे सीखा नहीं है, तो वो पर्सन क्या है? बी एन ओल्ड हैट, यानी कि आप एक ओल्ड हैट की तरह ही हो, आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आउटडेटेड, यानी कि आप अभी भी आउटडेटेड हो। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आउटडेटेड। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। आगे हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। लिपर्ड्स हैव लर्न टू डैश। लिपर्ड्स ने क्या सीख लिया है? टू सेमी अर्बन लिविंग नियर मुंबई एंड गुरुग्राम, यानी कि जो लिपर्ड्स हैं उन्होंने सीख लिया कि सेमी अर्बन लिविंग्स में रहना सीख लिया है मुंबई और गुरुग्राम में। तो यानी कि क्या कर लिया उन्होंने? अडेप्ट होता है किसी जो सिचुएशन थी, यानी कि जो सर्कमस्टांसेस थे उसमें आप अडेप्ट कर गए, यानी कि मान के चलिए आप एग्जाम्पल्स के जरिए सीखिए। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है, जब कोई भी है XYZ पर्सन है, अगर इसके पिता पहले 15,000 रुपये कमाते थे, तो आप जो एक्स पर्सन था इसकी जो इनकम थी, जो मतलब घर का खर्चा था, वो 15,000 रुपये से अच्छे से चल जाता था। बट क्या हुआ, कुछ वजह के कारण उसकी जो पापा की इनकम थी वो 10,000 रुपये रहेगी। तो अब जो उसका फैमिली है वो क्या करेगी? इस जो नई सिचुएशन आई है एक्स की, यानी कि 10,000 रुपये वाली इनकम है, अब उसमें भी रहना सीख लेगी, यानी कि वो अपने आप में अडेप्ट कर लेगी। नई सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेना, उसे हम बोलते हैं अडेप्ट करना। तो यानी कि जो लिपर्ड्स में थे, जो उन्होंने सेमी अर्बन एरिया में रहना सीख लिया था, यानी कि वो बिल्कुल एक नई सिचुएशन में आ गए थे, तो उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अडेप्ट। जो अडॉप्ट होता है वो होता है कि गोद लेना, जैसे हम बच्चा वगैरह गोद लेते हैं ना, तो उसे बोलते हैं अडॉप्ट। ये दोनों में ए और ओ का ही अंतर है, तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होना। एक वर्ड होता है अडेप्ट, इसका मतलब होता है कि आपको कोई स्किल है, आप उसमें काफ़ी कुशल हो, एक्सपीरियंस हो किसी चीज़ में, तो उसे बोलते हैं हम अडेप्ट। इसमें हमारा आता है ई, ठीक है। 3 वर्ड हैं ये। अडेप्ट होता है आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना, अडॉप्ट गोद लेना, और अडेप्ट होता है कि आप अपनी जो कोई स्किल है उसे
उसमें काफ़ी माहिर हैं, उसे बोलते हैं हम अडैप्ट। चेंज आपको पता ही है और प्रिपेयर भी पता है, ठीक है। आगे हमारा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन। तो हमारा वर्ड है सीनरी। सीनरी आपको पता होगा, जैसे पेंटिंग्स वगैरह होती हैं, है ना, उसमें हम सीनरी यूज़ करते हैं। तो सीनरी, सीनरी ही हमारा रॉन्ग लिखा हुआ गया है। सीनरी के सही स्पेलिंग हो गए, सीनरी के सही स्पेलिंग होंगे SCENERY, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। स्कार्स होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। और स्कीम पता ही है आपको, स्कैंटी का मतलब भी सही सेम ही होता है, कमी होना किसी चीज़ की। कोई चीज़ काफ़ी स्मॉल नंबर में है उसे हम बोलते हैं स्कैंटी और स्कार्स। आगे हमारा फिर से है एप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। तो डार्कनेस डैश ओवर द फॉरेस्ट इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। यानी कि डार्कनेस क्या थी, यानी कि अंधेरा क्या था, फॉरेस्ट के ऊपर फैल रहा था, तो जो कि डेंजर को क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स का था, जैसे वो गुजर रहे होंगे तो क्या था, अंधेरा छा रहा था वापस से, तो जो वाइल्ड एनिमल्स थे, यानी कि जो जंगली जानवर थे, उनका खतरा बढ़ रहा था। तो जो हमारा वर्ड आएगा, तो कोलैप्स का मतलब होता है कोई चीज़ गिर जाना, तो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा, डिसेंडेड। ये हमारा हो सकता है। पहले हम आगे के वर्ड्स देख लेते हैं। तो ग्राउंडेड होता है जो चीज़ ज़मीन से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे अभी ज़मीन की कोई बात नहीं की गई है। डिक्लाइन होता है कम हो जाना, धीरे धीरे कम हो जाना। डार्कनेस कम तो नहीं हो रही थी। डिसेंडेड का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर आना, यानी कि जो डार्कनेस थी वो आसमान से क्या है, सारे जंगल में, जैसे जंगल में पेड़ वगैरह होते हैं, जंगल में फैल रही थी, तो उसे बोलते हैं हम डिसेंडेड। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वन ऑप्शन, राइट आंसर। आगे हमारा है पैसिव फॉर्म। द मैकेनिक रिपेयर्ड माई कार क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि जो मैकेनिक थे उसने मेरी कार क्या कर दी, रिपेयर कर दी। अब जो हमारा सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनेट में, यानी कि अब जो हमारा वर्ड आएगा वॉज रिपेयर्ड आएगा, तो वॉज रिपेयर्ड देख लीजिए। माई कार रिपेयर्ड क्वाइट, जहाँ पे तो टेंस ही चेंज नहीं किया गया, तो गलत। द मैकेनिक वॉज रिपेयर्ड, मैकेनिक थोड़ी रिपेयर किया गया था, रिपेयर क्या की गई थी, कार रिपेयर की गई थी उस बंदे की। तो माई कार वॉज रिपेयर्ड, ये सही आंसर हमारा हो सकता है। आगे देख लेते हैं, माई कार इज़ रिपेयर्ड, ये भी नहीं, जो टेंस है वो रॉन्ग दिया हुआ है। तो माई कार वॉज रिपेयर्ड क्वाइट सेटिस्फैक्टरली बाय द मैकेनिक, तो हमारे थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो प्लीज़ यू कैन ज्वाइन मी हियर स्टडी विद अंकिता for PDF and other queries. Thank you.